国际广播电台。 ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। नमस्कार, ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। अब हमारा हिंदी कार्यक्रम आरंभ होता है। आज के इस कार्यक्रम में समाचारों के बाद स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम के तहत रेशम मार्ग तब और अब तथा चीनी उपन्यास पश्चिम की तीर्थ यात्रा प्रस्तुत किए जाएंगे। अंत में होगा रोजमर्रा की चीनी भाषा। अब सुनिए आज के मुख्य समाचार। श्री जिनपिंग ने किम जोंग उन को डीपीआर के वर्कर्स पार्टी के महासचिव चुने जाने पर बधाई दी। श्री जिनपिंग ने ब्रुनेई के 42वें राष्ट्रीय दिवस पर ब्रुनेई के सुल्तान हसनल बोल्किया को बधाई संदेश भेजा। चीन ने अमेरिका से अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स पर एक तरफा टैरिफ हटाने की अपील की। अब आप दिव्या पांडे से सुनिए आज के पूरे समाचार। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के महासचिव और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सोमवार को किम जोंग उन को एक बधाई संदेश भेजा, जिसमें उन्हें डीपीआर के वर्कर्स पार्टी के महासचिव के रूप में पुनः चुने जाने पर बधाई दी। शी जिनपिंग ने अपने संदेश में कहा कि डीपीआर के वर्कर्स पार्टी की 8वीं कांग्रेस के बाद से किम जोंग उन के नेतृत्व में डीपीआर के वर्कर्स पार्टी की केंद्रीय समिति ने लोगों को एकजुट किया है और समाजवादी निर्माण में लगातार नई उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि किम जोंग उन का पुनः महासचिव चुना जाना डीपीआर की पार्टी, सरकार और जनता की उनके प्रति अटूट विश्वास और समर्थन को दर्शाता है। महासचिव शी ने डीपीआर के वर्कर्स पार्टी की 9वीं कांग्रेस के सफल आयोजन को डीपीआर के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर बताया। उन्होंने विश्वास जताया कि डीपीआर के वर्कर्स पार्टी और जनता किम जोंग उन के नेतृत्व में इस सम्मेलन को एक नए अवसर के रूप में लेते हुए समाजवादी कार्यों में निरंतर प्रगति करेंगे। साथ ही चीन और डीपीआर के बीच पारंपरिक मित्रता का उल्लेख करते हुए शी जिनपिंग ने कहा कि दोनों देश समाजवादी मित्र पड़ोसी हैं जो हमेशा एक दूसरे का साथ देते हैं। उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को बनाए रखना, मजबूत करना और विकसित करना चीन सरकार और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की अटूट नीति है। 23 फरवरी को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ब्रुनेई की स्वतंत्रता की 42वीं वर्षगांठ के अवसर पर ब्रुनेई दारुसलाम के सुल्तान हसनल बोल्किया को बधाई संदेश भेजा। श्री जिनपिंग ने इस बात पर जोर दिया कि चीन और ब्रुनेई के बीच गहरी पारंपरिक मित्रता है। पिछले साल सुल्तान हसनल बोल्किया ने चीन की राजकीय यात्रा की थी और दोनों पक्ष चीन ब्रुनेई साझा भविष्य वाले समुदाय के निर्माण पर सहमत हुए, जिससे द्विपक्षीय संबंधों में एक नया अध्याय थी। श्री जिनपिंग ने कहा कि मैं चीन ब्रुनेई संबंधों के विकास को बहुत महत्व देता हूं और सुल्तान हसनल बोल्किया के साथ मिलकर पारंपरिक मित्रता को आगे बढ़ाने, व्यापक रणनीतिक सहयोग को गहरा करने, लोगों के बीच आदान प्रदान को बढ़ाने और साझा भविष्य वाले चीन ब्रुनेई समुदाय के निर्माण को और अधिक व्यावहारिक बनाने के लिए काम करने को तैयार हूं, ताकि दोनों देशों के लोगों को बेहतर लाभ मिल सके और क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और विकास में अधिक योगदान दिया जा सके। 23 फरवरी को सीपीसी केंद्रीय समिति के पोलित ब्यूरो के सदस्य और चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने ब्रुनेई दारुसलाम के विदेश मंत्री हाजी एरीवान को ब्रुनेई की स्वतंत्रता की 42वीं वर्षगांठ के अवसर पर बधाई संदेश भेजा। वांग यी ने कहा कि चीन और ब्रुनेई के बीच पारंपरिक मित्रता समय की कसौटी पर खरी उतरी है और द्विपक्षीय संबंधों ने हमेशा विकास की अच्छी गति बनाए रखी है। पिछले साल ब्रुनेई के सुल्तान हसनल बोल्किया ने चीन की राजकीय यात्रा सफलतापूर्वक पूरी की और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और सुल्तान हसनल बोल्किया ने एक साझा भविष्य वाले चीन ब्रुनेई समुदाय के निर्माण पर महत्वपूर्ण सहमति बनाई, जिससे द्विपक्षीय संबंधों के विकास को मजबूत गति मिली। वांग यी ने कहा कि मैं विदेश मंत्री एरीवान के साथ मिलकर दोनों राष्ट्राध्यक्षों द्वारा हासिल की गई महत्वपूर्ण सहमति को मार्गदर्शक के रूप में लेने और इस वर्ष चीन और ब्रुनेई के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 35वीं वर्षगांठ को दोनों देशों के बीच सर्वांगीण आदान प्रदान और सहयोग को गहरा करने, अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मामलों में समन्वय और सहयोग को मजबूत करने और साझा भविष्य वाले चीन ब्रुनेई समुदाय के निर्माण को और अधिक व्यावहारिक रूप से बढ़ावा देने के लिए काम करने को तैयार हूँ।
23 फरवरी को चीनी वाणिज्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने टैरिफ केस में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में एक रिपोर्टर के सवाल के जवाब में कहा कि हमने टैरिफ केस में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ध्यान दिया है और इसके कंटेंट और असर का पूरा आकलन कर रहे हैं। चीन ने हमेशा एक तरफा टैरिफ बढ़ोतरी का विरोध किया है और बार बार इस बात पर जोर दिया है कि ट्रेड वॉर में कोई नहीं जीतता और संरक्षणवाद से कुछ नहीं होता। अमेरिका के एक तरफा कदम जैसे पारस्परिक टैरिफ और फेंटेनिल टैरिफ इंटरनेशनल ट्रेड नियमों और अमेरिका के घरेलू कानून का उल्लंघन करते हैं और किसी भी पक्ष के हित में नहीं है। तथ्यों ने बार बार साबित किया है कि चीन और अमेरिका के बीच सहयोग से दोनों पक्षों को फायदा होता है, जबकि टकराव से दोनों को नुकसान होता है। चीन ने घोषणा की है कि वह इस वर्ष 1 मई से अपने सभी 53 अफ्रीकी देशों जिनके साथ चीन के राजनयिक संबंध हैं पर शून्य शुल्क लागू करेगा। इस कदम का अफ्रीकी देशों ने गर्मजोशी से स्वागत किया है। अफ्रीकी विद्वानों का कहना है कि शून्य शुल्क का ये उपाय अफ्रीका के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इससे विकास के नए अवसर पैदा होंगे। उनके अनुसार इससे अफ्रीका के आर्थिक विकास को गति मिलेगी, साथ ही अफ्रीकी उत्पादों के लिए चीन में प्रवेश करना और वैश्विक विकास के लाभों में अधिक हिस्सेदारी हासिल करना आसान हो जाएगा। व्यापार संरक्षणवाद के बढ़ते माहौल में चीन की यह कार्रवाई निसंदेह ये दर्शाती है कि एक सच्चा बहुपक्षीय साझेदार कैसा होता है। बताया जाता है कि संसाधन आधारित उत्पादों से लेकर कृषि निर्यात तक इस शून्य शुल्क पहल का व्यापक दायरा और महत्वपूर्ण प्रभाव है। कई अफ्रीकी देशों को लंबे समय से सीमित निर्यात बाजारों और वित्त पोषण संबंधी कठिनाइयों जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। शून्य शुल्क उपाय को विकास के नए अवसर खोलने वाला माना जा रहा है। हाल के दिनों में वसंत उत्सव मनाने के लिए दुनिया के कई हिस्सों में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां आयोजित की गई हैं। 21 फरवरी को ब्रिटेन स्थित चीनी दूतावास ने शांति का सम्मान और मित्रता का स्मरण विषय पर आधारित वसंत उत्सव समारोह का आयोजन किया। लिस्बन मारू में शहीद और जीवित बचे ब्रिटिश सैनिकों के परिवारों, जॉर्ज हुक के परिवारजन और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े मित्रों सहित 100 से अधिक लोग वसंत उत्सव मनाने और मित्रता की यादों को ताजा करने के लिए एकत्रित हुए। स्थानीय समयानुसार 21 फरवरी की सुबह स्पेन के मैड्रिड स्वायत्त समुदाय में अश्व वर्ष का वसंत महोत्सव रोड रन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें भाग लेने वाले एक व्यक्ति ने कहा कि इस तरह का आयोजन शानदार है। हम सभी बेहद उत्साहित हैं और पूरे समुदाय ने मिलकर इस त्योहार को मनाया। स्थानीय समयानुसार 21 तारीख की शाम को फ्रांस में आयोजित एक फुटबॉल मैच में पेरिस सेंट जर्मेन ने चीनी नववर्ष के उपलक्ष्य में अश्व वर्ष की विशेष जर्सी पहनी थी। उस रात पार्क डेस प्रिंसेस स्टेडियम को चीनी नववर्ष के माहौल से सजाया गया था। स्थानीय समयानुसार 21 फरवरी की दोपहर को नीदरलैंड्स के द हेग के चाइना टाउन में एक बड़ी ड्रैगन और शेर डांस परेड और आतिशबाजी हुई, जिसमें लगभग 10,000 लोकल लोगों ने चीनी नया साल मनाया। द हेग के मेयर जॉन वैन जेमन ने इस कार्यक्रम में लोगों को चीनी नववर्ष की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि स्प्रिंग फेस्टिवल जैसे कल्चरल रिश्तों के जरिए चीनी समुदाय ने चीनी और डच लोगों के बीच आपसी समझ का पुल बनाया है, जिससे चीन डच दोस्ती में अच्छा योगदान मिला है। सोमवार को इटली के वेरोना एरिना में मिलान कॉर्टिना शीतकालीन ओलंपिक का भव्य समापन हुआ। चीन ने इस ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 15 पदक जीते, जिसमें 5 स्वर्ण, 4 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल रहे, जो विदेशी धरती पर आयोजित शीतकालीन ओलंपिक में चीन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इन पदकों की संख्या 2022 पेचिंग ओलंपिक के बराबर है, जहां चीन ने 9 स्वर्ण सहित 15 पदक जीते थे। चीनी खेल प्रतिनिधि मंडल के अधिकारियों के अनुसार इस प्रदर्शन ने 4 प्रमुख बातों को उजागर किया है: पदक जीतने वाले खेलों का विस्तार, समग्र शक्ति में वृद्धि, एथलीटों की प्रतिभा में बढ़ोतरी और युवा प्रतिभाओं का उदय। लंबे समय से चीन में शीतकालीन खेलों में स्नो स्पोर्ट्स की तुलना में आइस स्पोर्ट्स का दबदबा रहा था, लेकिन पेचिंग ओलंपिक में पहली बार स्नो स्पोर्ट्स में अधिक स्वर्ण जीते गए। मिलान में भी ये ट्रेंड जारी रहा। पदक वितरण पर नजर डालें तो चीनी टीम ने स्नो स्पोर्ट्स में 4 स्वर्ण, 3 रजत और 4 कांस्य पदकों को जीतकर शानदार प्रदर्शन किया। चीन के स्टार स्नूकर खिलाड़ी चाओ शिनथोंग ने पेचिंग समयानुसार सोमवार को ब्रिटेन के टेलफोर्ड में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्नूकर प्लेयर्स चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया। फाइनल मुकाबले में उन्होंने स्कॉटलैंड के दिग्गज खिलाड़ी जॉन हिंगिस को 10-7 से हराया। ये चाओ के कैरियर का 5वां रैंकिंग खिताब है और इस सीजन में उनका तीसरा खिताब है। इससे पहले वह वर्ल्ड ग्रां प्री भी जीत चुके हैं। फाइनल मुकाबला बेहद रोमांचक रहा।
चाओ ने मैच में 2 शतक और 6 अर्धशतक लगाए। एक समय वे 6-7 से पीछे चल रहे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने जबरदस्त वापसी करते हुए लगातार 4 फ्रेम जीते और मैच अपने नाम कर लिया। चीन की संस्कृति, सभ्यता और जानकारी, चीन का इतिहास, रीति रिवाज और विदेशी आदान प्रदान, सब कुछ यहाँ मिलता है। आइए चलते हैं चीन के सफर पर और शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम स्वर्णिम चीन के रंग। नमस्कार श्रोता मित्रों, मैं पंकज श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस खास कार्यक्रम में हम चीनी लेखक छे मुछी द्वारा लिखित रेशम मार्ग तब और अब शीर्षक किताब की कड़ी प्रस्तुत करेंगे। आज हम आपके सामने फिर एक नई कड़ी के साथ उपस्थित हुए हैं। हर्षी गलियारे में प्रवेश। मैं लांचौर से पश्चिम की ओर जाने वाली रेलगाड़ी पर सवार हुआ। रास्ते में खिड़की से बाहर पीछे छूटते दृश्यों को अत्यंत चाव से देखता रहा। आकाश इतना नीला, स्वच्छ और पारदर्शी था कि उसे देखकर मैं झूम उठा। आसपास सुनहरी पड़ रही पत्तियों वाले पॉपुलर के पेड़ तन कर खड़े थे। दूर पहाड़ियां थीं, नंगी धनुषाकार, न कोना दिखाई पड़ता था न नोक। ये पहाड़ एक तरह के भारीपन और टिकाऊपन का आभास करा रहे थे। धरती पर रेत और कंकड़ियां थीं, इनका भी कोई आर पार न था। खुलापन और उन्मुक्ति महसूस हो रही थी। ये था उत्तर पश्चिम चीन का प्राकृतिक दृश्य। हर्षी गलियारे में प्रवेश करते ही सर्वप्रथम मेरी आंखें इसी से चार हुईं। हर्षी गलियारे का दूसरा नाम भी है कांसू गलियारा। एक 1200 किलोमीटर लंबी 100 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है ये। इसके दक्षिण में समुद्र सतह से 4000 से 5000 मीटर ऊंची छिलियन पर्वतमाला है। उत्तर में एक आध पहाड़ के अलावा विस्तृत टेंगर रेगिस्तान और बादानजीरिंग रेगिस्तान फैला है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और रेगिस्तानों के बीच ये पट्टी प्राचीन रेशम मार्ग का प्राकृतिक भाग थी। छिलियन पर्वतमाला की अजीबोगरीब चट्टानें। पश्चिमी हान राजवंश के आरंभिक काल में हर्षी गलियारा एक ऐसी जगह था जहां पर हुन रेवड़ चलाते थे। हान राजवंश के सम्राट वूती के दूत चांगछेन ने जब ईसा पूर्व 138 में पहली बार पश्चिमी क्षेत्र में जाने की कोशिश की तो उन्हें यहीं पर हुनों ने रोका था। वहां वे 10 साल तक बंदी रहे। इस दौरान उन्होंने विवाह किया और उनके बच्चे भी हुए। पश्चिमी क्षेत्र जाने का काम पूरा न होते देख उनका मन मचलता रहा। आखिर में वे हुनों से नजर बचाकर भाग निकले और पश्चिमी क्षेत्र पहुंच गए। अपना मिशन पूरा करने के बाद जब वे मध्य चीन वापस लौट रहे थे तो रास्ते में फिर इसी पट्टी में हुनों द्वारा बंदी बना लिए गए। 1 साल से अधिक समय के बाद वे शियान वापस जा सके थे। इससे मालूम किया जा सकता है कि हर्षी गलियारा मध्य चीन और पश्चिमी क्षेत्र के बीच एक महत्वपूर्ण गलियारा था और इससे गुजरना अनिवार्य था। चांगछेन का दूसरी बार पश्चिमी क्षेत्र जाना ईसा पूर्व 119 में हुआ। इस बार उनका सफर निर्विघ्न रहा। आखिर क्यों? ईसा पूर्व 121 में पश्चिमी हान राजवंश के सेनापति हुओ छुईपिंग 140 से 117 ईसा पूर्व ने 2 घमासान लड़ाइयों के बाद हुनों को हर्षी गलियारे से खदेड़ दिया। फलस्वरूप रास्ता निष्कंटक हो गया। रेल डिब्बे की खिड़की से मैं दूर दूर तक फैली छिलियन पर्वतमाला को देखता रहा। कुछ ऐसी अजीबोगरीब चट्टानें दिखी जिनमें कुछ मछली के सिर जैसी थी और अन्य कोई लेटे हुए हाथी सी नजर आती थी। ये चट्टानें किसी मूर्तिकार के हाथों आसानी से उत्तम कलाकृतियों में बदल सकती थी। मुझे ध्यान आया कि सेनापति हुओ छुईपिंग के मकबरे पर भी इससे मिलती जुलती पत्थर की मूर्तियां थीं। महान सेनापति देहांत के वक्त केवल 24 वर्ष के थे। सम्राट वूती ने इस महान सेनापति का नाम अमर करने के लिए मकबरे को छिलियन पर्वत रूपी बनाने का हुक्म दिया ताकि ये हर्षी गलियारे में हुई लड़ाइयों में उनकी विजय का एक स्मारक बने। छिलियन पर्वत रूपी का क्या मतलब है? पहले मैं हुओ छुईपिंग का मकबरा देखने गया था। मकबरा माओलिंग समाधि यानी शिनसी प्रांत के शिंगफिंग काउंटी में सम्राट वूती की समाधि के बगल में स्थित था। मैंने पाया कि उनका मकबरा टीले जितना ऊंचा था। हालांकि आम मकबरों से काफी ऊंचा था, लेकिन छिलियन पर्वत रूपी तो कहला ही सकता था। तब गाइड ने समझाते हुए कहा कि हो सकता है कि छिलियन रूपी का मतलब मकबरे पर बहुत सी अजीबोगरीब चट्टानें पड़ी होने से हो और फिर मकबरे के आगे पत्थर से बनी मानव और पशुओं की मूर्तियां हैं जो छिलियन पर्वत की प्रतीक हैं। गाइड ने शीची के उस भाष्य का भी हवाला दिया कि मकबरे पर चट्टानें हैं, आगे पत्थर की घोड़ों की मूर्तियां आमने सामने खड़ी हैं और मानव मूर्तियां भी हैं। उस समय मेरा मन नहीं माना था। अब छिलियन पर्वतमाला पर अजीबोगरीब चट्टानों को देखकर मैं उस गाइड की दलील मान गया। हुओ छुईपिंग के मकबरे पर पत्थर की मूर्तियों को देखकर ऐसा एहसास होता है कि ये मूर्तियां छिलियन पर्वतमाला की अजीबोगरीब चट्टानों को थोड़ा तराश संवार कर बनाई गई हैं। यही कारण है कि इन मूर्तियों ने अपनी विशिष्ट शैली से चीनी ललित कला के इतिहास का अध्ययन करने वाले विद्वानों को अपनी ओर आकर्षित किया है। मछली, मेंढक, बैल, हाथी और घोड़े की ये मूर्तियां नजदीक से देखने पर स्थूल सी लगती हैं, मगर एक समुचित दूरी से देखने पर ये एकदम सजीव लगती हैं। इन मूर्तियों को अब मकबरे के सामने बने एक बरामदे में ले जाया गया है।
मकबरे पर बैठे मैंने नीचे की ओर बरामदे में निगाह डाली। देखा मानो वे पत्थर के बैल और घोड़े जीवित हो उठे हैं। इन चट्टानों के टुकड़ों में गुमनाम कलाकारों ने जान डाल दी थी। यदि आप इन मूर्तियों को एक एक करके परखना चाहते हो तो इनसे 2-3 मीटर दूर खड़े होकर ये कलात्मक रुचि पूरी हो सकती है। एक ऐसी घोड़े की मूर्ति थी जिसकी आगे की दोनों टापें ऊपर उठी हुई और पूरा शरीर तिरछा ऊपर की ओर उठा हुआ था। लगता था कि घोड़ा पूरे वेग से आगे बढ़ रहा है, बावजूद इसके कि उसकी पिछली दोनों टांगें जमीन पर हैं। ये वास्तव में एक अनोखी कलाकृति थी। चीन में मूर्ति कला का इतिहास शांग राजवंश ईसा पूर्व की 16वीं सदी से ईसा पूर्व की 11वीं सदी तक से शुरू हुआ था। ये दावा किया जा सकता है कि हो छुईपिंग के मकबरे के सामने की ये पत्थर की मूर्तियां चीनी मूर्ति कला के इतिहास में पत्थर की मूर्तियों का प्रथम पूर्ण समूह है। हो छुईपिंग सम्राट ऊती की महारानी की बड़ी बहन के अवैध पुत्र थे। 18 वर्ष की उम्र में वे सम्राट ऊती के एक अंतरंग दरबारी हुए। वे एक कुशल घुड़सवार और तीरंदाज थे। अपने मामा सेनापति वेई छिंग के साथ उन्होंने होनों को खदेड़ने की लड़ाइयों में भाग लिया। तब हान राजवंश की सरकार ने खशी गलियारे में पहले ऊ वेई और च्योचुएन, फिर चांगे और तुनहुआंग 4 जिले स्थापित किए। इन चारों स्थानों के नाम आज भी प्रचलित हैं। उस समय इन 4 जिलों की स्थापना से पश्चिमी क्षेत्र जाने के लिए रास्ता हमवार हुआ और चीन और मध्य एशिया और यूरोप के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान के वास्ते आवश्यक स्थितियां तैयार हुई। अपनी कांसू यात्रा के दौरान मैंने हो छुईपिंग के बारे में बहुत सी दंत कथाएं सुनी। लांचौं में एक रमणीक पंचसोता पहाड़ी है। कहा जाता है कि जब हो छुईपिंग और उनके सैनिक यहाँ से गुजरे तो सैनिकों और घोड़ों को जोरों की प्यास लगी। हो छुईपिंग ने धरती पर 5 कोड़े लगाए और तुरंत 5 सोते फूट निकले। च्योचुएन काउंटी के पूर्व में एक कुंड है जो एक भूमिगत सोते से बना है। कहते हैं कि हो छुईपिंग ने सम्राट द्वारा पुरस्कार के रूप में दी गई एक घड़ा बढ़िया मदिरा इस कुंड में उड़ेल दी ताकि सभी सैनिक भी सम्राट के पुरस्कार के हिस्सेदार बने और हर सैनिक को एक कप मदिरा पीने को मिली। इसलिए इस स्थान का नाम च्योचुएन यानी मदिरा सोता पड़ा। लेकिन हकीकत यह है कि हो छुईपिंग रणकौशल में प्रवीण तो थे मगर सैनिकों के साथ बेटों का सा व्यवहार नहीं करते थे। शी ची के रचयिता सीमा छेन, उनका जन्म ईसा पूर्व 145 या ईसा पूर्व 135 में हुआ था, ने हो छुईपिंग का अनादर करते हुए लिखा है कि वे प्रतिष्ठित युवा सेनापति तो थे लेकिन सैनिकों का दुख दर्द नहीं समझते थे। जब वे सैनिकों को लेकर लाम पर जा रहे थे तो सम्राट ने रसद से लदी दर्जनों गाड़ियां उनके साथ भिजवा दी थी। लाम पर से वापस लौटते वक्त भी गाड़ियों पर बचा हुआ अनाज और गोश्त लदा हुआ था मगर सैनिक भूखे रहते थे। इस पर भी सीमा छेन ने हो छुईपिंग की प्रशंसा करते हुए ये भी कहा था कि वे स्वार्थ की अपेक्षा राष्ट्र के हितों को ही महत्व देते थे। सम्राट ने उनके लिए आवास बनवाना चाहा लेकिन उन्होंने सम्राट से कहा कि जब तक होनों को फला नहीं दिया जाता तब तक मैं निवास नहीं बनाऊंगा। इसलिए ये बिल्कुल बेतुकी की बात नहीं है कि उनका सम्मान चीन में काफी हो रहा था। पश्चिमी क्षेत्र आने जाने वाले महाभिक्षु। खशी गलियारे में मेरा पहला पड़ाव था ऊ वेई। मेरी याद में वही पुराना ऊ वेई नगर बसा है जिसकी मिट्टी की 4 दीवारी है और उसके चारों ओर नहरें हैं। सबसे अविस्मरणीय थी नहर के किनारों पर लहराती विलों की हरियाली। उत्तर पश्चिमी चीन में हरियाली कतई दुर्लभ है। खशी में केवल 4 नखलिस्तान हैं जो छिलियन पर्वत से निकली 4 नदियों की देन है। आज ऊ वेई की पुरानी 4 दीवारी गिराई जा चुकी है। नगर के केंद्र में नई नई इमारतें खड़ी हैं। ये 1 लाख आबादी वाला नगर सच्चे अर्थों में खशी गलियारे का एक महत्वपूर्ण नगर बन गया है। ऊ वेई एक नगर के रूप में पश्चिमी हान राजवंश काल में उभरा था। उससे पहले खशी गलियारा तीछांग, इंडोसाइड, उसुन और हुन आदि घुमंतु जातियों का राज्य था। कोई बस्ती नहीं थी। घुमंतु जातियों द्वारा इस क्षेत्र को त्यागे जाने के बाद 4 जिले स्थापित किए गए। हान राजवंश की सरकार ने भीतरी इलाकों के लोगों को खेती के लिए यहाँ बसाया। फिर उत्पादन के विकास के साथ साथ नगर भी उभरने लगे। बहुत संभव है कि ऊ वेई खशी में सर्वप्रथम उभरे हुए नगरों में से एक था। ऊ वेई में खुदाई में प्रचुर मात्रा में सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। उनमें से एक है विश्व विख्यात कांस्य मूर्ति उड़ती अबाबील को खुरों तले रौंदने वाले घोड़े की। उसके साथ मिले 220 दूसरे सांस्कृतिक अवशेषों में से अधिकांश कांस्य बर्तन है जो उत्तम कारीगरी के परिचायक हैं। इससे यह साबित होता है कि हान राजवंश काल में ऊ वेई में हान संस्कृति अत्यंत विकसित हो चुकी थी। मैं अपनी इस यात्रा वृत्तांत के आरंभ में उस अनोखे घोड़े की कांस्य मूर्ति का जिक्र कर चुका हूँ। आज ऊ वेई में आकर उसकी जन्मभूमि को देखे बिना कैसे जा सकता हूँ। मैं पैदल नगर से बाहर निकला। उत्तर में सेलेरी के खेतों को पार कर एक गांव पहुंचा। गांव के बाहर एक चबूतरा था। उस पर वज्रदेव का मंदिर स्थापित था। मंदिर के आगे कई बबूल के पेड़ थे। हर एक पेड़ का तना इतना मोटा था कि 3 आदमी हाथ में हाथ डाले घेरा बना सकते थे। 1969 में एक पेड़ के नीचे पूर्वी हान राजवंश काल के मकबरे का पता लगा था।
जिसकी खुदाई में बड़ी मात्रा में ये अनोखे घोड़े की कांस्य मूर्ति समेत अन्य कई तरह के सांस्कृतिक अवशेष मिले थे। चबूतरे से उतर मैंने मकबरे के अंदर जाने का रास्ता खोज निकाला। टॉर्च की रोशनी में इस भूमिगत मकबरे के अंदर गया। उसमें 3 बड़े कक्ष और 3 छोटे कक्ष थे। सभी हान राजवंश की ईंटों से बने थे। काफी आलीशान लग रहे थे। उसका मालिक बहुत ही बड़ा आदमी रहा होगा। एक कांस्य बर्तन पर अंकित रेखाक्षरों से पता चला कि मकबरे में एक चांग नाम के सेनापति का शव दफन था। चबूतरे पर खड़ा होकर मैं नगर की ओर देखने लगा। एक पगोड़ा दिखाई दिया। वो जीव पगोड़ा कहलाता था। दरअसल उसका नाम महाभिक्षु कुमार जीव 344 से 413 ईस्वी के नाम पर पड़ा था। नगर वापस लौटते वक्त मैं खास तौर से वो पगोड़ा देखने गया। पक्की ईंटों से बना वो 8 कोने वाला पगोड़ा नगर के उत्तर में अवस्थित था। कुल 12 मंजिलें थीं। हर मंजिल के छज्जे पर 8 घंटियां थीं। बयार के झोंकों से उनकी टनटनाहट सुनाई दे रही थी और पगोड़े की छत सूर्य की रोशनी में चमक रही थी। कुमार जीव ने बौद्ध संस्कृति के पूर्व में प्रचार के लिए विशेष योगदान किया था। उनके पिता भारतीय थे और माता च्युत्स वर्तमान शिनचांग का कूचा की राजकुमारी थी। उनका जन्म 344 ईस्वी में हुआ था। 7 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा पाई। 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने पश्चिमी क्षेत्र के बौद्ध देशों की यात्रा की। तब से बौद्ध सूत्रों में अपनी विद्वता के लिए प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके थे। उनकी ख्याति मध्य चीन में भी फैल गई। 384 में उन्हें लियांगचौ आज के उवेई में आमंत्रित किया गया। उन्होंने यहाँ 17 साल तक प्रवास किया। इस दौरान उन्होंने हान भाषा पर भी महारत हासिल कर ली। 402 में वे छांगान पहुंचे, राजगुरु की उपाधि से सम्मानित किए गए और दरबार में बौद्ध ग्रंथों के अनुवाद का काम संभालने लगे। कुमार जीव का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद। वे एक बौद्ध विद्वान तो थे ही, ऊपर से संस्कृत और हान दोनों भाषाओं के ज्ञानी भी थे। अनुवाद के वक्त वे ईमानदारी और गंभीरता बरतते थे। वे संस्कृत बौद्ध ग्रंथों का पहले हान भाषा में मौखिक अनुवाद करते थे, फिर दूसरे भिक्षुओं के साथ परामर्श से अनुवाद प्रारूप तैयार करते थे और बहुत सोचने विचारने पर वे चुन चुनकर चीनी शब्द लिखते थे। चीनी पाठ को सटीक और प्रवाहमय बनाने की वे हर संभव कोशिश करते थे। उनसे पहले विदेशी भिक्षु हान भाषा का विस्तृत ज्ञान न होने के कारण दुर्बोध और गूढ़ शब्दों का इस्तेमाल करते थे। कुमार जीव ने सर्वप्रथम शाब्दिक अनुवाद के बजाय भावात्मक अनुवाद शुरू किया। अंतिम सांस लेते हुए उन्होंने दावा किया कि यदि उनके अनुदित पाठ मूल संस्कृत पाठों से ज्यादा हटकर न हो तो दाह संस्कार के बाद उनकी जीभ न गले। तो मित्रों, इस बार ये कड़ी यहीं तक। अगली बार हम आपको इस कड़ी का अगला भाग सुनाएंगे और साथ में एक नई कड़ी भी। तब तक के लिए अपने मित्र पंकज श्रीवास्तव को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। अब शुरू होता है पश्चिम की तीर्थ यात्रा महासागर का समय। नमस्कार दोस्तों, पश्चिम की तीर्थ यात्रा सुप्रसिद्ध चीनी उपन्यास लेकर हाजिर हूँ मैं जी शर्मा। आज की कहानी इस प्रकार है। दोस्तों, अब तक आपने कहानी में सुना कि छोटा दानव सांचांग भिक्षु रेतात्मा शूकर और सफेद घोड़े को अपनी कैद में पकड़ लेता है और उसके बाद बड़े दानव के पास पहुंच जाता है। बड़ा दानव उससे पूछता है कि तुमने वानर को तो पकड़ा ही नहीं, इसलिए तब तक हम इन तीनों में से किसी को भी नहीं खा सकते। छोटा दानव बताता है कि उसने वानर को पर्वत के नीचे दबा दिया है, इसलिए अब उसका नामो निशान ही नहीं रहेगा, पर फिर भी वह अपनी 2 निधियां ले जाकर उसे पकड़ लेगा। यह सुनकर बड़ा दानव बहुत खुश होता है और छोटा दानव उसे पकड़ने के लिए निकल जाता है। चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। फिर दानव लंबी सांसें लेने लगा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इस पूरे कांड से पर्वतीय आत्माओं, स्थानीय देवताओं और पंच क्षेत्रों के शास्त्राओं को भी चिंता हो गई। स्वर्णशीर्ष शास्त्रा ने पूछा, ये तीनों पर्वत किसके अधिकार क्षेत्र में है? स्थानीय देवता बोले, हमारे। और इन पर्वतों के नीचे कौन दबा पड़ा है? स्थानीय देवताओं ने बताया, हमें मालूम नहीं। शास्त्रा बोला, तुम जैसे अपराधों को मालूम नहीं? अरे वह सुमुखुल है, स्वर्ग समकक्ष महान मनीषी, जिसके 500 साल स्वर्ग में भयंकर उत्पात मचा दिया था। अब उसने सद्गुण की प्राप्ति कर ली है और वह खान भिक्षु का शिष्य बन गया है। तुम लोगों ने दैत्य द्वारा तुम्हारे पर्वतों का इस्तेमाल कर उसे दबा क्यों नहीं दिया? अब इसका परिणाम तो तुम्हें भुगतना ही होगा। अगर वह यहाँ से छूट निकला तो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। कम से कम भी हुआ तो वह स्थानीय देवताओं को निर्वासित कर देगा और पर्वतीय आत्माओं को सश्रम कारावास का दंड देकर ही रहेगा और मुझे सहन करनी पड़ जाएगी तीव्र भर्त्सना। भयंकर रूप से डरे हुए सभी स्थानीय देवता और पर्वतीय आत्मा कहने लगे, ये तो हमें मालूम नहीं था, विश्वास कीजिए बिल्कुल भी पता नहीं था। जब दानवराज ने पर्वत स्थानांतर मंत्र का पाठ किया तो हम उन पर्वतों को यहाँ ले आए। हम यह बिल्कुल नहीं जानते थे कि उन पर्वतों को महान मनीषी सुनकर गिरा दिया जाएगा। शास्त्रा ने कहा, घबराओ मत, न्याय विधान संहिता में कहा गया है कि जानकारी न होने पर किसी को भी दंडित नहीं किया जा सकता। हम उसको उसे इस तरह वहाँ से बाहर निकाल लेने की योजना बनानी चाहिए जिससे आजाद होने के बाद वह हमारी जान न ले ले। स्थानीय देवता बोले, हमारी मदद से मुक्त हो जाने के बाद भी अगर वह हमारी जान लेना चाहेगा तो ये तो उसका बहुत बड़ा अन्याय होगा। शास्त्रा ने कहा, एक और बात है जिसका तुम्हें पता नहीं है। उसके पास एक प्राणांतक स्वैच्छिक स्वर्ण पट विभूषित वह दंड है जिसका अगर उसने तुम पर बात कर दिया तो तुम्हारी तुरंत ही मौत हो जाएगी, और अगर उसने तुम्हें उस दंड से केवल छू भी लिया
लिया तब भी तुम्हारे शरीर पर घाव तो हो ही जाएगा। एक बार बस तुम्हें थपथपा देने से तुम्हारी शिरा उपशिराएं सड़क जाएंगी और अगर उसे तुम्हारा शरीर कहीं रगड़ खा गया तो तुम्हारी चमड़ी के चिथड़े चिथड़े हो जाएंगे। आतंक में भरे स्थानीय देवताओं और पर्वतीय आत्माओं ने शास्ता के साथ विचार विमर्श कर तीनों पर्वत के प्रवेश दरवाजे पर जाकर आवाज लगाई, महान मनीषी, हम पर्वतीय आत्माएं, स्थानीय देवतागण और पंच क्षेत्रों के शास्त्रागण आपसे मिलने आए हैं। वाह रे दिव्य वानर, वह तो उस समय भी उस बाघ के समान हो रहा था जो शरीर कमजोर पड़ जाने पर भी ओज से परिपूर्ण रहता है। वह ऊंचे स्वर में बोला, तो मैं क्या करूं? स्थानीय देवता ने कहा, महान मनीषी, हम आपके पास यह संदेश लेकर आए हैं कि अगर हम इन पर्वतों को हटाकर आपको आजाद कर दें तो क्या आप हम तुच्छ आत्माओं को हमारे अभिनय के लिए माफ कर देंगे? वानर बोला, तुम इन पर्वतों को हटा दो, मैं तुम पर वार नहीं करूंगा। फिर वह चीख कर कह उठा, चलो उठाओ, जल्दी करो। ये तो किसी उच्चतर अधिकारी द्वारा दिया गया आदेश जैसा लग रहा था। देवगणों ने तुरंत ही मंत्र पाठ करना शुरू कर दिया और वे पर्वत जहाँ से आए थे वहीं लौट गए। वानर आजाद हो गया। वह कूद कर खड़ा हो गया। उसने अपने शरीर से धूल झाड़ी, अपना लहंगा कसा और अपने कान से लोहदंड बाहर निकालकर स्थानीय देवताओं और पर्वतीय आत्माओं से कहने लगा, अपने अपने पांव आगे करो, मैं तुम में से हर एक पर इस दंड के 2-2 वार कर अपना गुस्सा ठंडा करूंगा। सारे देवतागण डर कर कहने लगे, लेकिन महान मनीषी, आपने अभी कुछ पल पहले ही तो हमें वादा किया था कि आप हमारा अपराध माफ कर देंगे। अब आप अपनी बात से मुकर रहे हैं। वानर ने जवाब दिया, मेरे प्यारे स्थानीय देवताओं और पर्वतीय आत्माओं, तुम लोग मेरी अपेक्षा दानव से कहीं ज्यादा डरे हुए लग रहे हो। स्थानीय देवता बोला, लेकिन वह दानव की महान और प्रचंड इंद्रजालिक शक्तियों का स्वामी है। वह अपने सत्य मंत्र पढ़कर हम सबको बारी बारी से अपनी गुफा पर पहरा देने पर मजबूर कर देता है। गुफा पर पहरा देने की बात सुनकर वानर हैरान रह गया। आसमान की ओर देखकर वह बोला, हे भगवान, जब आदि गर्भ पहली बार बटा था और पृथ्वी और आकाश अलग अलग कर दिए थे, उस समय मेरा जन्म पुष्पफल पर्वत पर हुआ था। मैंने कई सुधी गुरुओं के पास जाकर उनके शाश्वत जीवन के गूढ़ रहस्य सीखे। मैंने हवा की गति में रूपांतरण किए, बाघों और ड्रैगनों को हराया और स्वर्ग के प्रासादों में भयंकर उत्पात मचाया। लेकिन मैंने पर्वतीय आत्माओं और स्थानीय देवताओं को ना तो कभी डराया और ना ही कभी उनसे अपने काम करवाए। कितनी शर्म की बात है कि ये दुष्ट दानव पर्वतीय आत्माओं और स्थानीय देवताओं को अपना दास समझने की हिम्मत करने लगे हैं और उनसे बारी बारी से अपनी सेवा कराने लगे हैं। हे भगवान, अगर आपने मेरी सृष्टि की थी तो फिर इन दानवों को क्यों बनाया? महान मनीषी स्वर्ग के प्रति अपनी बात बोल ही रहा था कि इसी बीच पर्वत के गर्त में एक गुलाबी प्रकाश प्रभासित होने लगा। वानर ने पूछा, पर्वतीय आत्माओं, स्थानीय देवताओं, तुम इस गुफा में काम करते हो तो बताओ, ये रोशनी कहाँ से आ रही है? स्थानीय देवताओं ने जवाब दिया, यह दानवों की निधियों की रोशनी है। उन निधियों को साथ लेकर कुछ दानव आपको पकड़ने इस तरफ आ रहे हैं। वानर बोला, उनके साथ छल करने के लिए मुझे ठीक उन्हीं की जरूरत भी थी। अच्छा, ये बताओ कि इन दानवों से मिलने जुलने गुफा में करीब कौन आता रहता है? स्थानीय देवताओं ने बताया, ये दानव अमृत परिशोधि में अत्यंत रुचि रखे रहते हैं और इसलिए श्वेन चंद शाखा के ताव गुरुगण उन सबसे मिलने के लिए आते रहते हैं और उनके सबसे प्रिय मित्र भी हैं। वानर ने कहा, ये तो कोई आश्चर्य नहीं कि उस दानव ने मेरे गुरुदेव को छूने के लिए खुद को एक बूढ़े तावपंथी साधु के रूप में बदल लिया था। तो ठीक है, अभी मैं तुम सबको छोड़ देता हूँ, तुम लोग वापस लौट जाओ, उन दानवों से मैं खुद निपट लूंगा। महान मनीषी ने शरीर को झटका कर खुद को एक तावपंथी गुरु के रूप में बदल लिया। वे दोनों छोटे पिशाच कुछ ही समय बाद वहाँ पहुँचे। वानर ने अपना स्वर्ण पट विभूषित लोहदंड आगे कर उन दोनों असावधान दानवों को जमीन पर गिरा दिया। खड़े होने की कोशिश करते वक्त वे वानर को देख पाए और कहने लगे, दुष्ट, अगर हमारे महान शासक तुम लोगों के इतने बड़े प्रशंसक न होते तो हम तुमसे अभी निपट लेते। बलपूर्वक हंसने की कोशिश करता हुआ वानर बोला, मुझसे निपट लेते? ये कहने से तुम्हारा क्या मतलब है? हम सब तावपंथी एक ही महान और सुखी परिवार के सदस्य हैं। छोटे पिशाचों ने पूछा, तुम यहाँ क्यों पड़े हो और तुमने डंडा अड़ाकर हमें नीचे क्यों गिराया? वानर बोला, तुम जैसे बालकों को मेरे जैसे बूढ़े तावपंथी से मिलने पर भूमिष्ठ होकर ही प्रणाम करना चाहिए ना। छोटे पिशाचों ने कहा, जब लोग हमारे महान शासकों से पहली बार मिलते हैं तो हमारे शासक उनसे कुछ और चांदी भेंट मांगते हैं, फिर आप हमसे आपके सम्मान में नीचे गिरने की आशा क्यों रखते हैं? आप जरूर ही कहीं बाहर से आए हुए लगते हैं। वानर ने कहा, सो तो मैं आया ही हूँ, मैं फंगलाय पर्वत का निवासी हूँ। दोस्तों, अब तक आपने कहानी में सुना कि वानर की हालत देखकर स्थानीय देवता और बाकी सभी देवता उसकी मदद करने के लिए आ पहुंचते हैं। वे वानर से वादा लेते हैं कि अगर वे उसके पहाड़ हटा देंगे तो वानर उन पर वार नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही पहाड़ हटते हैं वानर वार करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन वार से पहले जब स्थानीय देवता उसे दैत्यों की गुफा के बारे में सब कुछ बताते हैं तब वानर का गुस्सा शांत हो जाता है। उसके बाद उन दैत्यों से बदला लेने के लिए वह तावपंथी गुरु का रूप धरकर बैठ जाता है और जैसे ही वहाँ से 2 छोटे दैत्य गुजरते हैं तो वह अड़ंगी देकर उन्हें नीचे गिरा देता है। चलिए दोस्तों, कहानी को आगे
बढ़ाते हैं और सुनते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। वानर ने कहा, तो मैं आया ही हूँ, मैं पंगलाय पर्वत का निवासी हूँ। पिशाच बोले, लेकिन वह तो सागर के बीच बसा द्वीप है जिस पर अमर्त्यों का वास है। वानर कहने लगा, हाँ तो मैं अमर्त्य नहीं हूँ तो और कौन हूँ। अब तक पिशाचों का गुस्सा खुशी में बदल चुका था। वे कह उठे, श्रद्धेय अमर्त्य, हमारी अशिष्टता पर ध्यान न दें। हमारे साधारण मर्त्य वाली आंखें आपको पहचान न सकी, इसलिए हम ऐसी अभद्रता कर बैठे थे। वानर ने उन्हें आश्वस्त किया, मुझे तुमसे इस बारे में कोई शिकायत नहीं है। कहा गया है अमर्त्य शरीर सामान्य धरती पर पांव नहीं रखा करते। भला तुम कैसे जान सकते थे कि मैं अमर्त्य हूँ। आज मैं तुम्हारे पर्वत पर किसी ऐसे पुण्यात्मा को अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ जो हमारे पूरे ज्ञान को प्राप्त कर अमर्त्य बन गया हो। क्या तुम में से कोई मेरे साथ चलना चाहेगा। चतुर्भुज बोला, गुरुदेव मैं जाना चाहूंगा। दक्ष पशु भी कहने लगा, मैं भी। मानो उसे पहले से कुछ पता न हो ऐसे भाव से वानर ने पूछा, आप दोनों सज्जन कहाँ से आए हैं। उन्होंने बताया, कमलपुष्प गुफा से। कहाँ जा रहे हैं। पिशाच ने जवाब दिया, हमें हमारे शासक ने नवदीक्षित सुन को पकड़ ले आने की आज्ञा दी है। वानर ने पूछा, किसको। उन दोनों ने फिर बताया, नवदीक्षित सिंह को। वानर ने पूछा, उसी नवदीक्षित सिंह को जो थांग भिक्षु के साथ धर्म ग्रंथ लेने जा रहा है। क्या आप उसे जानते हैं। वानर बोला, वह निपुच्छ वानर बड़ा क्रूर और अनाचारी है। मैं उसे जानता भी हूँ और उससे बहुत गुस्सा भी हूँ। मैं खुद तुम्हारे साथ चलकर उसे पकड़ने में तुम्हारी मदद करना चाहूँगा। पिशाचों ने जवाब दिया, अनेक धन्यवाद गुरुदेव, लेकिन हमें आपकी सहायता की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे छोटे शासक अपने इंद्रजाल का इस्तेमाल कर तीनों पर्वतों को यहाँ ले आए हैं और उन्होंने उसको उनके नीचे दबा दिया है। वह तो इंच भर भी हिल डुल नहीं सकता। हम दोनों को निधियाँ देकर उसे उनमें बंद कर ले जाने को यहाँ भेजा है। वानर ने पूछा, निधियाँ, कैसी निधियाँ। चतुर्भुज बोला, मेरे पास एक लाल तुम्बा है और इसके पास एक जेल पात्र है। वानर ने पूछा, इनमें तुम उसे कैसे भर सकोगे। छोटे पिशाचों ने बताया, हम इन दोनों निधियों को उल्टा रख देंगे और फिर उसका नाम लेकर उसे आवाज देंगे। अगर उसने हमारी पुकार का जवाब दे दिया तो हम उसको इसमें बंद कर इन पर यह नाम पत्र चिपका देंगे जिस पर लिखा है परमपिता लाव अधिनियमों और अध्यादेशों के अनुसार तुरंत ही कार्यवाही किए जाने के लिए। बस 3.5 घंटे बाद वह केवल मवाद बनकर रह जाएगा। इस सूचना से तो वानर को बहुत ही ज्यादा आघात लगा और वह मन ही मन सोचने लगा कि उनकी यह योजना कितनी गंदी थी। उसने सोचा, आज के कर्तव्यरत देवता ने तो मुझे बताया था कि दानवों के पास कुल 5 निधियां हैं, उनमें से 2 तो ये हैं, बाकी 3 निधियां कैसी होंगी। फिर उसने ऊंचे सुर में कहा, सज्जनों, क्या आप अपनी निधियां मुझे भी दिखाएंगे। वानर उनके साथ छल कर रहा था। इस बात से अनजान उन दोनों पिशाचों ने वे निधियां अपने कपड़ों की बाहों से निकालकर दोनों हाथों में रखकर आगे पूर्वक उन्हें वानर के सामने हाजिर कर दिया। उन्हें देखकर वानर बहुत खुश हो उठा, लेकिन उसने अपनी खुशी जाहिर नहीं होने दी। पहले उसने सोचा, ये तो परम श्रेष्ठ पदार्थ है, सचमुच अत्यंत श्रेष्ठ है। मैं अपनी पूंछ फटकार कर आकाश में उड़ जाता हूँ और फिर एक ही कूद में हजारों कोस दूर चला जाऊंगा। इन्होंने मुझे ये दोनों निधियां दे तो दी ही हैं। लेकिन फिर उसने दोबारा सोचा, नहीं, ये ठीक नहीं होगा। इन्हें चुरा लेना तो आसान है, लेकिन उससे मेरी प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी। ये तो दिन दहाड़े डकैती करना हुआ। इसलिए उसने दोनों निधियां यह कहते हुए लौटा दी, अभी तुमने मेरी निधि तो देखी ही नहीं है। पिशाचों ने पूछा, आपकी कौन सी निधि है। क्या आप हम जैसे सामान्य मर्दों को वह निधि दिखा देंगे। उसका दर्शन भी हमारे लिए सौभाग्यशाली सिद्ध होगा। भव्य वानर ने अपना हाथ नीचे कर अपनी पूंछ से एक रोम उखाड़ा और मंत्र पढ़कर कहा, बदलो। वह रोम 1 फुट 7 इंच लंबे एक बड़े स्वर्णिम लाल तूंबे में बदल गया। वानर ने अपनी कमर पर से निकालकर पिशाचों के सामने वह रख दिया और पूछा, क्या तुम लोग मेरा यह तुम्बा देखना चाहोगे। दक्ष पशु ने उसे हाथ में उठाया, उसे देखा भाला और कहने लगा, गुरुदेव, यह तुम्बा है तो बहुत बड़ा और सुंदर आकार का, लेकिन मुझे तो यह बिल्कुल बेकार लग रहा है। वानर ने पूछा, बेकार क्यों। दानवों ने बताया, हमारी इन दोनों निधियों में से प्रत्येक में एक पूरा प्राणी भरा जा सकता है। वानर बोला, प्राणियों को भर लेने में ऐसी कौन सी खास बात है। मेरे इस तुम्बे में तो सारा आसमान समा सकता है। दानवों ने पूछा, क्या कहा, सारा आसमान समा सकता है। वानर ने जवाब दिया, हाँ हाँ, सारा आसमान। दानव बोले, आप झूठ बोल रहे हैं, आप हमें ऐसा करके दिखाइए, तभी तो हमें विश्वास होगा, नहीं तो हम किसी भी हालत में आपकी इस बात पर विश्वास नहीं कर सकेंगे। वानर बोला, मुझे तो जब भी आसमान पर खींच आती है तो महीने में 7-8 बार उसे इसमें भर लिया करता हूँ। खींच ना आए तो 6-6 महीनों तक आसमान को ज्यों का त्यों बना रहने देता हूँ। दक्ष पशु अपने साथी दानव से कहने लग गया, देखिए, यह इस आकाश धारक तुम्बे का हमारी निधियों के साथ बदलने को राजी होता है या नहीं। चतुर्भुज बोला, हमारे इस तुम्बे में तो केवल कुछ ही लोग भरे जा सकते हैं, वह इसके साथ अपना तुम्बा बदलने को राजी हरगिज नहीं होगा। दक्ष पशु ने कहा, अगर वह केवल तुम्बा बदलने को राजी न हुआ तो हम साथ में उसे यह जेठ पात्र भी दे देंगे।
अपनी खुशी दबाते हुए वानर सोच रहा था, तूंबे के बदले तूंबा और साथ में जेड पातू भी मिलने का मतलब हुआ एक के बदले दो चीजें मिलना। मैं तो इस अदल बदल के लिए जरूर मान जाऊंगा। इसलिए वह दक्ष पशु के पास जाकर उसकी बाहें थामे पूछने लगा, अगर मेरा तूंबा अपने में आसमान को संभाले तो क्या तुम इन दोनों निधियों का मेरे तूंबे से बदल कर लोगे? दानव बोला, जी हाँ, अगर वह आसमान धारण करने में समर्थ हो तो हम इस अदल बदल के लिए तैयार हैं। दानव ने कहा, तब ठीक है, मैं इसमें आसमान भरकर तुमको दिखा देता हूँ। भव्य महान मनीषी ने सिर झुकाकर मंत्र पाठ द्वारा जादू की सृष्टि कर डाली। उसने दिन और रात के प्रहरी देवताओं और 5 क्षेत्रों के शासकों को बुलाकर उन्हें आदेश दिया, जाकर मेरी ओर से जेठ सम्राट से निवेदन करो कि मैंने सधर्म ग्रहण कर लिया है और पश्चिमी स्वर्ग जाकर धर्म ग्रंथ लाने की यात्रा में हांग भिक्षु का आरक्षण कर रहा हूँ। इस समय हमको एक ऊंचे पर्वत पर रोक लिया गया है और मेरे गुरुदेव भयंकर कष्ट में पड़ गए हैं। मैं इन पिशाचों को छलकर उनकी निधियों के साथ अपनी निधियों को आपस में बदलना चाहता हूँ। इसलिए बहुत ही विनम्रता पूर्वक मैं जेठ सम्राट से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे 1 घंटे के लिए आकाश दे दिया जाए ताकि उस बीच मैं उसे छिपा सकूं। इसके द्वारा मैं अपनी छल में सफल हो जाऊंगा। लेकिन अगर मेरी इस प्रार्थना की अस्वीकृति का मुझे पता चला तो मैं युद्ध करने चमत्कारी धुंध कक्ष में पहुंच जाऊंगा। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। आगे की कहानी लेकर मैं मैत्री शर्मा फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।